हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्या स्टेंट एंजियोप्लास्टी के दौरान टूट भी सकता है। क्या एंजियोप्लास्टी के दौरान उसका दो टुकड़े हो सकते हैं या उसका कोई ऐसा पोर्शन है जो फ्रैक्चर हो जाए या उसके स्टड डैमेज हो जाए। ऐसा कब होता है, ऐसा क्यों होता है और ऐसा होने पर क्या रिस्क होता है, क्या चांसेस है इसके होने के, क्या ये हमेशा डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से होता है, क्या इसे प्रोडिक्ट कर सकते हैं और किस तरह से इसे मैनेज किया जाता है, क्या रिस्क है इसके, इस बारे में बात करेंगे। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूजफुल होगा, इसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसे एंड तक देखें। बेसिकली एंजियोप्लास्टी क्या है, अगर किसी व्यक्ति की हार्ट की नलियों में कोई ब्लॉकेज है तो हम उसमें ब्लॉकेज को खोलने के लिए बलून फुलाते हैं। बलून फुलाने के बाद जब हम बलून बाहर निकालते हैं तो स्टेंट की नली में जो कचरा है वो वापस अंदर प्रोट्रूड नहीं कर जाए, फिर से अंदर नहीं घुस जाए, उसके लिए वहाँ पे हम एक जाली लगा देते हैं जिसे स्टेंट बोलते हैं। ये एक मेटल की जाली होती है जिसे लेज़र कट किया जाता है। बहुत पतली और बहुत महीन जाली होती है जिसकी एक जैसे पुराने ज़माने में पेन की रिफिल में एक स्प्रिंग होती थी जो जिसकी वजह से पेन बंद चालू होता था, वैसे ही होती है, पर हाँ ऑब्वियसली उससे कहीं ज़्यादा महीन होती है। इसमें एक जो मेटल की मैश होती है उसकी थिकनेस बहुत कम होती है, लगभग 50 to 150 माइक्रॉन्स के बीच में होती है, यानी कि 1 मिलीमीटर से भी बहुत ज़्यादा पतली और बहुत ज़्यादा महीन होने की वजह से कभी कभार अगर हम बहुत हाई प्रेशर पर स्टेंट को डिप्लॉय करते हैं या बहुत कैल्सीफाइड और बहुत हार्ड नली में अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो उसके डैमेज या टूट जाने का चांस रहता है। बेसिकली स्टेंट का पर्पस तो ये होता है कि कोई भी कचरा या ब्लॉकेज है उसको हम साइड की दीवार से क्रश कर दें, लेकिन मान लीजिए अगर वो दीवार बहुत हार्ड है, दीवार में कैल्शियम जमा है, जो कि उम्र दराज पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलता है, जिनकी 60-70 से ज़्यादा उम्र हो जाती है उनकी नलियों में कैल्शियम ज़्यादा देखने को मिलता है। अब ऐसे लोगों में स्टेंट जब अगर हम बहुत हाई प्रेशर पे फुलाते हैं तो स्टेंट डैमेज हो सकता है। अब अगला सवाल ये आता है, लोग पूछेंगे भाई इतना हाई प्रेशर में फुलाने का ज़रूरत क्या है, अगर स्टेंट टूट सकता है तो उसमें बेसिकली स्टेंट को एक्सपैंड करने के लिए या खोलने के लिए या कचरे को क्रश करने के लिए हम उसको हाई प्रेशर पे करना पड़ता है। बेसिकली ये प्रेशर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल जो हम खड़े होते हैं तो हमारे सर पर जो प्रेशर एग्जर्ट करता है एयर, उसे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। जो प्रेशर हम एग्जर्ट करते हैं बलून्स में एंजियोप्लास्टी के दौरान वो 8 एटमॉस्फेयर, 10 एटमॉस्फेयर, 15 एटमॉस्फेयर, 20 एटमॉस्फेयर तक होता है। कितना हाई हम बलून को फुलाते हैं, जितने प्रेशर पे एक इन्फ्लेशन डिवाइस होता है जिसको हम हाई प्रेशर पे इन्फ्लेट करते हैं तो अंदर बलून में प्रेशर ट्रांसमिट हो जाता है, जिसकी वजह से बलून बहुत हाई प्रेशर पर स्टेंट एक्सपैंड करता है। जब ये स्टेंट एक्सपैंड करता है तो साइड की दीवारों से जो कचरा होता है वो दीवार की सतह की और स्टेंट की सतह के बीच में क्रश हो जाता है, दब जाता है। पर मान लीजिए अगर दीवार के बीच में जो कचरा है बहुत हार्ड है, बहुत सख्त है, तो आपको ज़्यादा प्रेशर पे बलून को फुलाना पड़ेगा या ज़्यादा हार्ड बलून लेना पड़ेगा। हार्ड बलून आप लोगे तभी वो दीवार से स्टेंट को क्रश कर पाएगा और उसको आप बहुत हाई प्रेशर्स पे फुलाओगे तभी वो क्रश कर पाएगा। पर ऑब्वियसली हार्ड बलून जिसे हम नॉन कंप्लायंट बलून बोलते हैं, कंप्लायंट का मतलब दबने की क्षमता, नॉन कंप्लायंट मतलब वो ऐसा बलून जो हार्ड हो और ना दबे। तो नॉन कंप्लायंट बलून्स के साथ जब हम इनको हाई प्रेशर पर फुलाते हैं तो वो स्टेंट को एक्सपैंड करते हैं कचरे के खिलाफ, लेकिन अगर बाई चांस कचरा हार्ड है तो स्टेंट टूट सकता है, स्टेंट फ्रैक्चर हो सकता है क्योंकि उसकी थिकनेस तो इतनी ज़्यादा नहीं है। बहुत पतला मेटल की मैश है जो कि बहुत हार्ड भी नहीं होता, तो कई बार वो टूट सकता है। अगर वो टूटता है तो इसमें दिक्कतें आ जाती है। अभी टूटने का चांस क्या है, हज़ारों में एक आध केस में होता है। ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए स्ट्रट फ्रैक्चर, मैं ऑन एन एवरेज अगर महीने में 100 एंजियोप्लास्टी करता हूँ तो 1-2 साल में एक आध किसी केस में देखने को मिलता है, तो मिलता है, बहुत रेयर है। मतलब मान के चलिए ज़्यादातर अपनी कार्डियोलॉजिस्ट अपनी लाइफ में साल में 1-2 केसेस में ऐसा देखते हैं, यानी कि चांस 1 in 1000 से भी कम है। लेकिन हाँ, जब ये होता है तो स्टेंट का वो जो टुकड़ा है, जो पोर्शन डैमेज हो गया है, ऑब्वियसली स्टेंट 2 टुकड़े हो जाता है, वैसा बहुत ही रेयर होता है, बहुत कम चांस है। अगर पेशेंट का कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया हो जिसमें हार्ट डैमेज हो गया हो, वैसा कुछ अगर इंजरी हुआ हो तो अलग बात है, पर अदरवाइज स्टेंट 2 टुकड़े तो आज तक कभी नहीं होते देखा। लेकिन हाँ, ये है कि स्टेंट एक पोर्शन से उसका जहाँ से अटैचमेंट होता है वो टूट जाता है और उसका कुछ पोर्शन नली के अंदर थोड़ा सा आगे खिसक जाता है, प्रोट्रूड करने लगता है नली के अंदर की सतह में। अब ये जो सतह के अंदर स्टेंट का हिस्सा प्रोट्रूड कर रहा है, थोड़ा सा घुस रहा है, वो ब्लड के साथ थोड़ा सा घर्षण करेगा, टर्बुलेंस क्रिएट करेगा ब्लड के फ्लो में, इसलिए इसमें क्लॉट बनने का चांस कई गुना बढ़ जाएगा। अब जब इसमें क्लॉट बन सकता है तो सडनली पेशेंट को स्टेंट में क्लॉटिंग आ सकता है जिसे स्टेंट थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, या लॉन्ग टर्म में स्टेंट में रीब्लॉकेज आ सकता है जिसे स्टेंट रीस्टेनोसिस बोलते हैं। स्टेंट थ्रोम्बोसिस और स्टेंट रीस्टेनोसिस दोनों के बारे में हमने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो किया है जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये जब भी होता है तो स्टेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस कई गुना बढ़ जाता है।
अब अगर लोग पूछेंगे भाई इतना अगर हार्ड ब्लॉकेज है तो उसमें एंजियोप्लास्टी करना ही क्यों है। ऑब्वियसली देखिए उम्र दराज पेशेंट में बाईपास करना भी अपने आप में काफ़ी रिस्की होता है, और ऐसा नहीं है कि बाईपास करने में पेशेंट को कोई प्रॉब्लम्स कभी नहीं आएगी। इस तरह के केसेस में एंजियोप्लास्टी करना थोड़ा सा टफ भी होता है, और जब हम ऐसे केसेस में स्टेंट फुलाने की कोशिश करते हैं तो स्टेंट डैमेज हो सकता है। कई बार इसको प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई बार वो ब्लॉकेज एंजियोग्राफिकली इतना हार्ड नहीं दिखता, लेकिन जब आप बलून फुलाते हैं तो स्टेंट का कुछ हिस्सा डैमेज कर सकता है। कभी कभार कोई हिस्सा फाइब्रोटिक होता है जिसको आपको एंजियोग्राफी में लगता है सॉफ्ट है, लेकिन जब फुलाते हैं तो वो स्टेंट पर रिवर्स प्रेशर एग्जर्ट करता है, रिकॉइल प्रेशर एग्जर्ट करता है। इसकी वजह से भी स्टेंट फ्रैक्चर हो सकता है या टूट सकता है। स्टेंट फ्रैक्चर एक काफ़ी डेंजरस कॉम्प्लिकेशन माना जाता है, जिसमें स्टेंट में क्लॉटिंग का चांस, ओबियसली इसमें नली नहीं फट जाती है, बहुत कम चांस है कि नली डैमेज हो सकती है, डिसेक्ट हो सकती है या डैमेज हो सकती है, पर ज़्यादातर केस में स्टेंट में क्लॉटिंग बनने का या रीब्लॉकेज होने का चांस कई गुना बढ़ जाता है, जिसमें पेशेंट का प्रॉब्लम्स होने का या मृत्यु होने का चांस भी कई गुना बढ़ जाता है। तो ऐसे केसेस में अब थेरेपी क्या की जाए। थेरेपी करने में आपको मेन चीज़ क्या अचीव करनी है कि स्टेंट का जो सतह नली के अंदर घुस रहा है उसको आपको वापस दीवार से चिपकाना पड़ेगा। तो दूसरा हाई प्रेशर बलून लेके अगर दीवार में थोड़ा भी पॉसिबिलिटी है तो आप उसको वापस से दीवार से चिपकाने का कोशिश करते हैं, हाई प्रेशर बलून से या कटिंग बलून से, जो कि बहुत हार्ड मेटालिक जैकेट वाला बलून आता है, कटिंग बलून उसको बोलते हैं, उससे आप उसको फुला के वापस दीवार से चिपकाने का प्रयास करते हो, या वहाँ पे एक और स्टेंट यूज़ करते हो जिसमें प्रेफरेबली मेटल थोड़ा और ऐसा चूज़ किया जाता है जो थोड़ा ज़्यादा थिक मेटल हो या ज़्यादा हार्ड मेटल हो, और वहाँ पे उस स्टेंट के ऊपर एक और स्टेंट लगा के उस स्टेंट की जो लेयर्स अंदर घुसी हुई है उसको हम चिपकाने की कोशिश करते हैं। अब ऑब्वियसली सेकंड स्टेंट भी अगर हम करेंगे तो उसमें भी फ्रैक्चर होने का चांस है, उसमें भी डैमेज होने का चांस है, ऑब्वियसली ये है, लेकिन इसके अलावा और कोई थेरेपी नहीं आती। अगर फिर भी स्टेंट में रीब्लॉकेज या क्लॉटिंग आ रही है तो फिर पेशेंट को बाईपास करना पड़ेगा। अब ये स्टेंट फ्रैक्चर आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि ऑब्वियसली डायरेक्टली देखना इतना आसान नहीं, कि स्टेंट भी बहुत महीन होता है, एंजियोग्राफी में बहुत मुश्किल से दिखता है। तो एक स्टेंट बूस्ट करके टेक्नोलॉजी होती है जो एंजियोग्राफी के दौरान हमको स्टेंट मैग्नीफाई करके दिखाता है कि स्टेंट जो एरिया है वहाँ पे उसको इमेज को 50 गुना 100 गुना मैग्नीफाई करके दिखाता है। तो उसमें हम देख सकते हैं कि स्टेंट का कोई स्ट्रट डैमेज तो नहीं है, उसमें एक स्टेंट में डिसकंटिन्यूटी, एक गैप दिखेगा, उसको देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्टेंट में डिसकंटिन्यूटी या फ्रैक्चर हुआ है कि नहीं। इससे बेटर टूल है इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड। इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड के अंदर हार्ट की नली के अंदर अल्ट्रासाउंड का प्रोब हम इंसर्ट करते हैं, बहुत महीन वायर जैसा एक प्रोब होता है, उसको हम वहाँ पे डालते हैं और उससे हम देखते हैं कि स्टेंट में कोई गैप तो नहीं है। इसके अलावा एक ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी होता है ओसीटी करके, उसमें भी उसी का एडवांस वर्जन है, उसमें इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड से भी ज़्यादा अच्छी इमेज बनती है। उसमें लाइट इमेजेस के माध्यम से हम हार्ट की नली के अंदर की सतह को देखते हैं और इसमें स्टेंट डैमेज हुआ ये सबसे अच्छा पता चलता है। ओसीटी सिंगल मोस्ट बेस्ट टेक्निक है जिसमें आप इवन स्टेंट बूस्ट से या इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड से भी ज़्यादा अच्छे से इसको देख सकते हैं। और दोबारा अगर आपने जब स्टेंट किया भी तो भी दूसरा स्टेंट भी डैमेज हुआ या नहीं वो भी आप इंट्राकार्डिक इमेजिंग से और ज़्यादा अच्छा देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म इस तरह के केसेस में अगर एक बार आपने स्टेंट को दूसरे ऊपर उससे कोट कर दिया, दूसरा स्टेंट वहाँ पे लगा दिया या स्टेंट को अच्छे से चिपका दिया तो कंपेरेटिवली उस समय प्रॉब्लम्स होने का चांस उतना नहीं होगा, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म रीब्लॉकेज आने का चांस फिर भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा। इस तरह के केसेस में कंपेरेटिवली किसी भी एंजियोप्लास्टी के कंपैरिजन में लॉन्ग टर्म रीब्लॉकेज आने का चांस कई गुना ज़्यादा रहेगा, प्रॉब्लम्स होने का चांस कई गुना ज़्यादा रहेगा। आपको रेगुलर ऑन द वॉच रहना पड़ेगा कि दोबारा कोई रीब्लॉकेज तो नहीं आ रहा। अगर बार बार प्रॉब्लम आ रही है और दोबारा स्टेंट भी करने में भी रीब्लॉकेज आ रहा है तो आपको ऑब्वियसली पेशेंट को बाईपास सर्जरी के लिए भेजना पड़ेगा। अगर छोटी मोटी नली है और वो एरिया जिसको वो सप्लाई कर रही है वो ऑलरेडी काफ़ी डेड हो चुका है तो वैसे केसेस में आप उसको दवा पर भी छोड़ सकते हैं, दवा पर मैनेज करने का ट्राई भी कर सकते हैं। अगर ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट नली है, पेशेंट को बार बार पेन हो रहा है, दवा से मैनेज नहीं हो पा रहा तो बाईपास सर्जरी करना पड़ेगा। तो स्टड फ्रैक्चर या स्टड का डैमेज हो जाना या एंजियोप्लास्टी के दौरान स्टेंट का टूट जाना एक तरह से माना जाता है बहुत डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है, उसमें प्रॉब्लम काफ़ी होती है, चांसेस बहुत कम है, हज़ारों में एक आध केस में होता है, लेकिन जब होता है तो कार्डियोलॉजिस्ट के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है उसको मैनेज करना। पेशेंट को प्रॉब्लम्स होने का चांस भी कई गुना बढ़ जाता है, पेशेंट की मृत्यु का चांस, स्टेंट में क्लॉटिंग का चांस, रीब्लॉकेज का चांस, ये दोनों काफ़ी बढ़ जाता है। तो आज के टॉपिक में हमने स्टेंट फ्रैक्चर या स्ट्रट फ्रैक्चर के बारे में बात की। स्ट्रट बेसिकली स्टेंट के जो महीन वायर का मैश होता है उसमें एक तार को स्ट्रट बोलते हैं, तो उसके फ्रैक्चर होने के बाद की इसका प्रॉब्लम क्या होता है और इसमें
क्या मैनेज करते हैं, इस बारे में बात की। यदि इस टॉपिक संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियो बनाए, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है, तो प्लीज़ हमें आप नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बता सकते हैं, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है, और जब भी हम नया कंटेंट कोई अपलोड करते हैं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाता है। जो लोग हमारे चैनल पे किसी स्पेसिफिक टॉपिक रिलेटेड कोई कंटेंट देखना चाहते हैं उनके लिए हमारे चैनल पर बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, एंजियोप्लास्टी, अरिथमियाज, बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं। आप इन प्लेलिस्ट पर जाके आपके मतलब के जो टॉपिक्स हैं, आपसे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको रेफ़र कर सकते हैं और वो आपको कंटेंट ज़्यादा रिलेवेंट मिलेगा। जो लोग बहुत डिटेल में सारे कंटेंट नहीं देखना चाहते उनके लिए रेगुलर बेसिस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं, जिसमें ये सारे टॉपिक्स का हम 1 मिनट में आपको समरी देते हैं। आप उसको देखकर उसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। ये सारे शॉर्ट्स भी हमारे प्लेलिस्ट में एडेड